अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड प्रूव दैट, और प्रूव करना आपने कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है या वर्क फॉर क्लोज पाथ ज़ीरो होता है। इस तरह सवाल पूछते हैं मोस्टली। तो आपने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है रीजन, जगह। तो ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह है ज़मीन के इर्द गिर्द जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट करती है ऑन दी बॉडी। ठीक है, हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को ज़मीन के लिहाज से डिफाइन करें तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज़मीन का ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, सन का भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, मून का भी है, इवन के हमारा अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। दुनिया में हर बॉडी जिसका मैस होता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, लेकिन जो मैसिव बॉडी होती है उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिनमें से एक ज़मीन भी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ज़मीन के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो इसलिए डिफाइन भी उसने उसी के लिहाज से कर दी है। ठीक है, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को बता के फिर आपने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करना है, जिसमें मैंने बताया कि वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स करती है अगर कोई बॉडी मूव करे इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके अगेंस्ट। ठीक है, यानी बॉडी यहाँ तो नीचे आ रही है, बिल्कुल सीधी नीचे आ रही है, किसी एंगल पे नीचे आ रही है, सीधी ऊपर जा रही है, किसी एंगल पे ऊपर जा रही है, तो फिर वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स करती है। और वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होता है? जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, क्योंकि फिर ग्रेविटी की फोर्स के पैरेलल आ रही होगी। और अगर कोई बॉडी अगेंस्ट ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जाती है फिर वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होगी। तो थीटा 180 हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दरमियान एंगल क्या हो जाएगा? 180, और कोस 180 क्या हो जाएगा? -1, तो वर्क नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, अगर कोई बॉडी ज़मीन पे हॉरिजॉन्टल चल रही है फिर उस पर ग्रेविटी की फोर्स का जीरो वर्क होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी की फोर्स के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। यानी अगर मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ ना, ज़मीन बिल्कुल सीधी है, तो मेरे पे ग्रेविटी कोई फर्क नहीं कर रही, क्योंकि मैं ग्रेविटी की फोर्स के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ या उतर रहा हूँ फिर ग्रेविटी वर्क करती है। अब एक्सप्लेनेशन में हमने प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो बेटा लेट अ बॉडी मूव, फर्क है बॉडी मूव करिए एट कांस्टेंट स्पीड थ्रू हाइट एज बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे एक्ट करिए। देखिए मैं डायग्राम बनाई है कि बॉडी पॉइंट ए से बी तक जा रही है, तीन मुख्तलिफ पाथ हैं, ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, हाइट एज तक हम बॉडी को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे हर पॉइंट पे जो बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करेगी ना, उसके वेट के बराबर अमल करेगी, जिसे मैं एम जी से डिनोट कर रहा हूँ। और मैंने वेट के वेक्टर देखो इक्वल बनाए हैं, क्योंकि हर जगह ग्रेविटी की फोर्स हम यहाँ पे इक्वल लेके चल रहे हैं। वैसे जो जो बॉडी ऊपर जाती है उसके पे अमल करने वाली ग्रेविटी की फोर्स डिक्रीज करती है, लेकिन हम यहाँ पे हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रख रहे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाए। हम उतनी हाइट तक बॉडी को लेके जा रहे हैं जहाँ तक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने साबित करना है कि तीनों पाथ के लिए वर्क बराबर आएगा। पहले मैं पाथ 1 के लिए फाइंड करूँ, तो बेटा पाथ 1 के वर्क को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, यानी WACB है ना पाथ 1 का वर्क। तो पहला पार्ट और पहला इस पाथ का जो हिस्सा है वो होगा वर्क AC, यानी A से C तक वर्क, फिर C से B तक वर्क को मैं निकाल के ऐड करूँगा तो मेरे पास पूरे पाथ 1 का वर्क आ जाएगा, यानी ACB। अब बेटा A से C तक वर्क यहाँ में ज़ीरो होगा। वो क्यों ज़ीरो होगा? बिकॉज बेटा पॉइंट A से C तक बॉडी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। तो बेटा cos 90 0, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, FD cos थीटा वहाँ से। अब C से B तक वर्क जो है ना वो -mgh के बराबर आएगा। माइनस क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बॉडी अगेंस्ट जा रही है, तो cos 180 क्या हो जाएगा? -1। बेटा वर्क का फॉर्मूला FD cos थीटा होता है ना, तो FD cos थीटा जो वर्क का फॉर्मूला है वहाँ पे आप FD cos थीटा, तो F की जगह आप यहाँ पे mg लिखोगे ना, जब बॉडी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम वर्क निकाल रहे हैं। और D को हम यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ और थीटा यहाँ पे 180 हो जाएगा, तो cos 180 -1, तो -mgh। ये इस तरह बना फॉर्मूला, आपने डायरेक्ट लिख देना, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दी है। तो बेटा अब ये वैल्यूज यहाँ मैंने पुट कर दी, ज़ीरो इसकी जगह -mgh, तो -mgh वर्क आ गया पॉइंट A से B तक थ्रू पाथ 1। इसी तरह पाथ 2 का वर्क मैं निकालता हूँ तो होगा ADB। तो पहले मैं A से D तक वर्क निकालूंगा, फिर D से B। आपने केयरफुली लिखना है यहाँ पे। कई बच्चे जिसका जीरो है उसका -mgh कह देते हैं, जिसका -mgh है उसका जीरो। तो ये ज़रा आप काइंडली अटेंटिवली सॉल्व कीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे A से D तक वर्क -mgh होगा, इस तरह C से B तक मैंने आपको कहा।
और डी से बी तक जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है। अब टोटल वर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच प्लस ज़ीरो, यानी कि ए से जो हमारे पास डी तक है माइनस एम जी एच और डी से बी तक ज़ीरो है, तो माइनस एम जी एच आ गया टोटल वर्क फॉर पाथ 2। अब पाथ 3 का वर्क जब मैंने निकालना है, वो तो बड़ा कर्व सा पाथ है, पहले दो पाथ का तो वर्क निकालना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं हुआ, सीधी बात सी, हॉरिजॉन्टल के लिए ज़ीरो, वर्टिकल के लिए माइनस एम जी एच, लेकिन ये तो बड़ा गोल मटोल सा पाथ है। तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, यानी सीढ़ियाँ बना देंगे इसकी। आप इसको प्रॉपर बनाना, वर्टिकल और स्ट्रेट बनानी है सीढ़ियाँ, ये थोड़ी सीधी नहीं बनी, आपने स्ट्रेट बनानी, बिल्कुल प्रॉपरली बनानी है। ठीक है, बच्चे बड़ी अच्छी बनाते हैं, आपने प्रॉपर बनानी है। अब पहले वर्टिकल स्टेप की हाइट फर्ज की डेल्टा वाई वन है, दूसरे की डेल्टा वाई टू एंड सो ऑन, सबसे आखिरी की डेल्टा वाई एन है। टोटल हाइट पॉइंट ए से बी तक एज के इक्वल है। तो यही मैंने बताया, इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क फॉर दिस पाथ वी विल डिवाइड इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के लिए हमें वर्क जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के लिए डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वर्क सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स के लिए होगा। पहले वर्टिकल स्टेप का वर्क होगा माइनस एम जी डेल्टा वाई वन, ठीक है बेटा, क्योंकि हम अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे हैं। सेकंड स्टेप के लिए होगा माइनस एम जी डेल्टा वाई टू एंड सो ऑन, हम चलते जाएंगे, आखिरी स्टेप के लिए आ जाएगा माइनस एम जी डेल्टा वाई एन। सब में से माइनस एम जी मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू एंड सो ऑन अप टू डेल्टा वाई एन। अब सारे वर्टिकल स्टेप्स की हाइट को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी पॉइंट ए से बी तक। जैसे आप अपने घर की तमाम सीढ़ियों की हाइट को ऐड करो, टोटल आपकी छत की हाइट आ जाएगी। तो यही मैंने किया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट वाली पूरी रकम की जगह एच पुट कर दिया, तो मेरे पास पॉइंट ए से बी तक वर्क का फॉर्मूला आ गया माइनस एम जी एच। तो बेटा आप देखो तीनों पाथ के लिए वर्क बराबर आया। तो कंक्लूजन में आपने साबित कर दिया कि फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो हमसे कहा गया था प्रूव करने का। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्क, अगर आपसे सिर्फ इतना सवाल कहते हैं ना, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड शो दैट वर्क इन ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो आपकी बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको वर्क फॉर क्लोज पाथ भी पता होना चाहिए, शॉर्ट में आ सकता है कि साबित करें ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क फॉर क्लोज पाथ जीरो है। आप भी क्वेश्चन ने प्रूव नहीं किया तो आपने डायग्राम बना के शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है, जो ये डायग्राम है। अब बेटा इस डायग्राम में दो क्लोज पाथ बन रहे हैं, एक ए सी बी ए, एक ए डी बी ए। क्लोज पाथ वो होता है इसमें बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट में वापस आ जाती है। मैं यहाँ पे ए सी बी ए को लेके प्रूव कर रहा हूँ, तो आप देखें ए सी बी ए जो क्लोज पाथ है इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। पहले ए से सी, फिर सी, सॉरी 3 हिस्सों में, पहले ए से सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए। अब ए से सी तक वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। सी से बी तक क्या होगा, माइनस एम जी एच, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रही है। और बी से ए तक क्या होगा, प्लस एम जी एच, क्योंकि बॉडी इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ रही है। तो माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच से कट जाएगा तो जीरो वर्क आ गया। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया वर्क फॉर क्लोज पाथ जीरो है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछें तो डायग्राम ये वाली बना के आपने प्रूव करना चाहिए। अब ए डी बी ए के लिहाज से कर दें। एंड पे आपने कंजर्वेटिव फील्ड को भी डिफाइन करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो ये भी आपने बता देना है। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें वर्क फॉर क्लोज पाथ जीरो होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है ना, या हम कह सकते हैं वो फील्ड या वो जगह कंजर्वेटिव फील्ड होती है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो यही डेफिनेशन में मैंने बताया, इट इज अ फील्ड इन विच वर्क फॉर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ या वर्क फॉर क्लोज पाथ इज जीरो। और बाज़ का बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह ही पूछते हैं कि डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड एंड प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो फिर आपने कंजर्वेटिव फील्ड को पहले डिफाइन करना है सबसे पहले, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर एंड सो ऑन, इसी तरह लिखते जाना है। वर्क फॉर क्लोज पाथ भी आप बता देना लॉन्ग में, ठीक है, चाहे कंजर्वेटिव फील्ड के लिहाज से पूछें चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से। तो दो तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, या इस तरह कहते हैं डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड शो दैट वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फिर कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन बताना ऑप्शनल है, बता दो तो कोई मसला नहीं है। और या ये पूछते हैं डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड एंड शो दैट वर्क फॉर इन के शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। फिर आपने सारा कुछ ही लिखना ही है, फिर तो ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, और आपको ही पता होना चाहिए कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। तो कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड है जिसमें बॉडी की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको बताया ना, किसी बॉडी में अगर वर्क हो तो इसका मतलब हमने उसकी एनर्जी चेंज की है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम बॉडी को क्लोज पाथ में मूव करवाते हैं तो उसमें नेट वर्क जीरो होने का मतलब क्या है कि उसकी नेट एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। जिसमें बॉडी सीधी ऊपर लेके जाता हूँ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भरी 10 जूल, नीचे आते हुए वही 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, या नेट चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है बच्चों,
क्लियर। कंजर्वेटिव फील्ड की और भी एग्जांपल है हमारे पास, अगले पेज पे आप टेबल देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है, इलास्टिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। अगले पेज पे उसने ना फोर्स के लिहाज से बात की हुई है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है टेंशन, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह, बुक से पढ़ लेना, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स अगर अमल कर रही हो तो आप डिफरेंट पाथ फॉलो करो तो डिफरेंट वर्क आपको करना पड़ता है, पाथ छोटा हो तो वर्क कम, पाथ ज़्यादा हो तो वर्क ज़्यादा, ठीक है। तो इससे रेलिवेंट कुछ बातें और भी हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा, कैसे रेलिवेंट वो कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो आज आपका लॉन्ग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसको आपने प्रॉपरली कर लेना है, पता चल गया आपको। दो तरीके से लॉन्ग पूछते हैं, दोनों लिहाज से आपको आंसर करना आना चाहिए। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।